अप्रैल 2025 की ये बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला जो कि बाजार से जल्दी घर वापस आ गई थी। उसने घर आकर देखा तो घर के जो दरवाजे थे ज़्यादातर खुले हुए थे, लेकिन एक दरवाज़ा बंद था। लेकिन उस दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। तब वो महिला एकदम शांत होती है और शांत होने के बाद वो रुक जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार ये आवाज़ें किस तरह की आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। तभी उन्हें चुपके से उसने खिड़की से जब झांक कर देखा तो उस बुजुर्ग महिला का पति, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में था। उस व्यक्ति को देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन उसके पैरों की ज़मीन तब खिसक जाती है जब उस बुजुर्ग महिला ने अपनी ही सगी भतीजे को नग्न अवस्था में देखा और अपने पति के साथ देखा। बस इतना देखना था कि वो एकदम ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। तब वो महिला चुपके से जाकर अपने सोफे पर बैठ जाती है और इंतजार कर रही थी ये दोनों कब बाहर निकलेंगे। आखिरकार वो दोनों बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद उस बुजुर्ग महिला ने इन दोनों का काफ़ी विरोध किया और विरोध करने के बाद सीधा अपने भाई के पास पहुंच जाती है और भाई से जाकर कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि उसकी बेटी की जो उम्र हो चुकी थी वो लगभग 27 साल के आसपास हो चुकी थी। आखिरकार उसके पिता ने लड़की के मेहनत की, दिन रात एक किया और 1 महीने के अंदर अंदर एक लड़का तलाश कर लिया और 1 महीने के अंदर ही उसकी शादी करा देती है। शादी तो हो जाती है, लड़की विदा होकर भी चली जाती है, लेकिन यहीं से एक कत्ल की इबारत लिखी जाती है। वो भी ऐसा कत्ल जिसकी गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस कत्ल के पीछे की कहानी क्या थी और कैसे उस कत्ल का खुलासा होता है। औरंगाबाद की ही ये सच्ची घटना है। दरअसल एक युवक जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास रही होगी, नाम उसका प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू होता है, जो कि 24 जून 2025 को बनारस से वापस आ रहा था, रांची बनारस इंटरसिटी रेलगाड़ी से। और जैसे ही वो नवी नगर रेलवे स्टेशन पर आने वाला था तभी वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है, माँ मुझे थोड़ा देर हो जाएगी, इसलिए रेलवे स्टेशन से मुझे घर वापस लाने के लिए, जो उसका गांव लगता है बड़वान लगता है, वहाँ से वापस लाने के लिए मुझे किसी को भेज दो। तभी उसकी माँ ने देखा कि हाँ बेटा रात में आएगा, थोड़ा परेशान हो जाएगा, इसलिए वो मोटरसाइकिल से, दो गांव के 2 लड़के होते हैं, एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम अनूप होता है, वो पल्सर बाइक लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आराम से इंतजार कर रहे थे कि कब प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आएगा। और जैसे ही प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू आता है उसे अपनी वो बाइक पे बिठाते हैं और बाइक पे बिठाने के बाद 24 जून 2025 की रात 7:30 बजे के आसपास के ये वाकया रहा होगा। इसी बीच में बराबर में एक और बाइक आती है जो कि बहुत तेज़ी से आ रही थी और तेज़ी से आने के बाद एकदम से ब्रेक लगाती है और ब्रेक लगते ही उस पर भी 2 लड़के बैठे हुए थे। वो पूछते कि भैया, पहले नमस्ते करते हैं, नमस्ते करने के बाद पूछते हैं कि हम लोगों को देवराज विघाई गांव लगता है, वहां पर जाना है, रास्ता नहीं पता है, तो क्या आप हमें रास्ता बता सकते हो। जैसे ही बाइक सवार ने यहाँ पर इन 3 लड़कों से, जिस 3 लड़कों में प्रियांशु होता है, सोनू और अनूप होता है, इनसे पूछा जाता है कि हमें देवराज बिगहा जाना है, तो वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 2 किलोमीटर दूर है, आराम से आप पहुँच जाना, 2 किलोमीटर की बात है। जैसे ये गाड़ी, पहली वाली तो रुकी गई थी रास्ता पूछने के लिए, दूसरे वाली भी गाड़ी रुक जाती है रास्ता बताने के लिए। और जैसे रास्ता बताने वाली बात आती है, इसके बाद एक के बाद एक 7 या 8 गोलियां चलती हैं और जैसी गोली चलती हैं तुरंत ही ये गोलियां लग जाती हैं प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू को, गोली लग जाती हैं। उसके बाद यहाँ से वो भाग जाते हैं जो गोली मारने वाले थे, और यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सोनू और अनूप ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीखे चिल्लाए, शोर मचाया, आसपास के लोग भी आते हैं। ऐसी स्थिति में बस तत्काल प्रभाव से उस प्रियांशु को यहाँ से उठाते हैं, नबीनगर में ही एक मगध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, वहाँ लेकर जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग ऐसी तरह से वहाँ से आ रहे थे और एकदम से अचानक ही बाइक सवार ने रास्ता पूछा और उन्होंने तुरंत ही गोली चला दी, साहब हमारी मदद कर दीजिए, हमारे भैया का इलाज कर दीजिए। बस इतना था कि डॉक्टर ने देखना शुरू किया, गोली लगी थी लेकिन वो तो मर चुका था। अब उसका इलाज कैसे करें, वो कहते हैं कि ये मर चुका है। तुरंत ही जो हॉस्पिटल वाले होते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि नबीनगर को फ़ोन करते हैं, सूचना देते हैं, और जो एसएचओ होते हैं मृत्युंजय कुमार उपाध्याय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। एफएसएल टीम, सर्विलांस की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है ये जांच पड़ताल करने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है। उन दोनों लड़कों से पूछा जाता है, जिसका नाम अनूप होता है, सोनू होता है, उनसे पूछा जाता है, जैसे सोनू का असली नाम होता है अमित कुमार, उनसे पूछा जाता है कि इतनी गोलियां चलती हैं 7-8, लेकिन तुम्हें एक भी गोली लगती, क्या बात है, इसके पीछे का क्या कारण है। अब एसएचओ ने उन दोनों लड़कों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया है। जब सख्ती से पूछा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पूछते रहे,
लेकिन दोनों लड़कों में जैसे शुरू से उन्होंने कहानी बताई थी वैसे ही वो लगातार कहानी बताते चलते हैं। कहते हैं कि साहब हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि वो रेलवे स्टेशन से आएगा, रात हो जाएगी इसलिए उनको लेके वापस आना है, हमारा बस इतना ही कसूर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी, आखिरकार करे तो क्या करे। आखिरकार पुलिस ने जब प्रियांशु के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, उससे पता चलता है कि इसने अपनी पत्नी को एक ही दिन में लगभग 50 से ज़्यादा बार बातचीत हुई थी। 50 से ज़्यादा बार बातचीत क्या हुई थी, बस यही जानना था। अब यहाँ से जो इसकी पत्नी है उसके बारे में पता चलता है कि 45 दिन पहले यानी कि 11 मई 2025 को शादी होती है, जो कि लड़की का नाम होता है गुंजा सिंह। गुंजा सिंह जो कि नबी नगर की रहने वाली होती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी, तो उसने बता दिया जैसे एक सामान्य पति और पत्नी के बीच बातचीत होती हैं। तभी पुलिस ने डिमांड की कि जो अपना नंबर है ना मोबाइल, यह हमें दे दीजिए, कुछ हमें देखना है, कुछ हमें पड़ताल करनी है। अब जैसे ही गुंजा से उसका मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो गुंजा साफ इनकार कर देती है कि मेरे मोबाइल में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो इसलिए मैं दे नहीं सकती। पुलिस कहती है कि पति से भी ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ हो सकती है क्या। जब पुलिस ने इस लड़की से, जबकि दुल्हन होती है, 45 दिन पहले उसकी शादी होती है, उससे पूछा जाता है कि आप मोबाइल क्यों नहीं देना चाहती, वो सटीक आंसर नहीं दे पा रही थी। पुलिस ने उसका मोबाइल भी लिया और साथ ही उसको भी हिरासत में ले लिया। 2 जुलाई 2025 को आखिरकार पुलिस उसे हिरासत में लेती है। अब उससे पूछताछ करती है कि क्या बातचीत हुई थी, शुरुआत से बताओ। तो हर बार वो उसकी नई कहानी होती थी। जब हर बार नई कहानी होती थी तब पुलिस ने अपने तरीके से जब उससे गुंजा सिंह से पूछताछ करना शुरू किया है, तब उसने असल कहानी बताना शुरू किया है। दरअसल वो बताती है जब वो छोटी सी थी, बचपन में वो अपने फूफा के साथ चली जाती है, यानी कि फूफी उसे अपने साथ ले जाती है और उसका मकसद था कि वहीं रहेगी, पढ़ेगी, वहीं खाना पीना रहना सब कुछ उसकी ज़िंदगी का वहीं फूफी के घर पर हो रहा था। जब वो 12 साल की हो जाती है तो 12 साल की होने के दौरान ही जब उसके फूफा थे 45 साल के, तब उसके फूफा के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फूफा का प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फूफा का उस लड़की के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बस इस रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे करके कब 15 साल गुजर जाते हैं किसी को भी नहीं पता चलता है और 15 साल तक ये दोनों ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी। ऐसा कोई इनके बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं था। चाहे वो हालांकि जो उसके फूफा होते हैं वो डाल्टनगंज एक लगती है जगह, वहाँ पर बस के बड़े कारोबारी होते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी और घर में कोई शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। यानी गुंजा सिंह की जो बुआ थी उसको अपनी भतीजी पर कोई भी शक सुबह नहीं था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी सगी भतीजी का उसके पति के साथ अवैध संबंध हैं। कोई रोका टोकी नहीं थी, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं थी। जब मौका मिलता था तब दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत होती थी। अब ऐसी स्थिति में जब लड़की की उम्र शादी के लायक होती है तब उसके लिए कई रिश्ते भी आया करते थे। तो फूफा कुछ ऐसी चाल पट्टी खेलता था जिससे रिश्ते टूट जाया करते थे और इस बात को लेकर गुंजा भी खुश थी। गुंजा भी ये चाहती थी कि शादी ना हो और इसी तरह करते करते जब वक्त आगे बढ़ रहा था, ये बात है अप्रैल 2025 की, जो उसके फूफा और ये लड़की होते हैं ये घर में उस वक्त बिल्कुल अकेले थे और कोई घर में था नहीं। जो बुआ थी वो बाजार चली जाती है किसी काम से ख़रीदारी करने के लिए और वो बता के गई थी कि मुझे वक्त लग जाएगा, मैं 2-1 घंटे में या 2-3 घंटे में वापस लौट के रहूँगी, इसलिए वो अपने काम से जा रही है। अब ये दोनों यानी कि जो उसके फूफा जीवन सिंह होते हैं, साथ ही जो भतीजी होती है गुंजा, ये दोनों बिल्कुल बेफिक्र थे और बेफिक्री की वजह से ही दरवाजे खुले थे। हर जगह के इन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए थे, लेकिन जिस कमरे के अंदर थे उस कमरे का जरूर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया होता। इसके बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, बिल्कुल नग्न अवस्था में थे और अचानक से बुआ की एंट्री हो जाती है। जैसी बुआ की एंट्री होती है, बुआ को घर के उस दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। बुआ ने जब ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये आवाज़ क्यों आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, तब उसने अपने ही पति को नग्न अवस्था में देखा। तब उसने अपनी ही भतीजी को अपने पति के साथ नग्न अवस्था में देखा, दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा। जब ने इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो पता चलता है कि पिछले 15 साल से ये सब ऐसे ही चल रहा था और बुआ बिल्कुल अंधेरे में थी, उसको कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार बुआ अपने भाई के पास जाती है और जाकर कहती है कि किसी भी कीमत पर गुंजा की शादी करनी है और शादी के लिए तुम्हें लड़का ढूंढना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि बहन ने जब अपने भाई से एक पूरी कहानी ऐसी सुनाई तो भाई को भी लगा कि हाँ अब शायद बहुत पानी सर से ऊपर जा चुका है और समाज में जब किसी को ये बात पता चलेगी तो इसमें रिश्ते की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। लड़की गुंजा सिंह को पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि वो विरोध ना करे, हालांकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार उसका जो फूफा था जीवन सिंह वो एक बात कहता था कि अगर तुमने किसी से शादी की
तो वो उसे जान से मरवा देगा। अब ऐसी स्थिति में गुंजा ने अपने फूफा को समझाया बुझाया। उसने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। समाज के डर से, पिता के डर से आखिरकार गुंजा शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब वो अपने पति के गले में बरमाला डाल रही थी तब उसने सौगंध खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति को मारेगी और उसके बाद वो फूफा के साथ रहेगी। आखिरकार वो भाग भी सकते थे, सब कुछ हो सकता था। गुंजा ने ये कहा भी था, लेकिन फूफा इस बात को लेकर तैयार नहीं था। वो चाहता था कि शादी ना हो, लेकिन वो ऐसे ही रहे। आखिरकार फूफा बार बार कहता था कि मैं इसको मार दूंगा, तब वो कहते थे कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब ऐसी स्थिति में शादी 11 तारीख को होती है और 11 तारीख होने के बाद एक एक दिन बीत रहा था। फूफा की अपनी भतीजी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। वो इस बात को लेकर वो तड़प रहा था, परेशान हो रहा था कि वो कैसे क्या कर रही होगी। पता चलता है कि अगले 10 या 11 दिन तक उस घर में बहुत सारे मेहमान थे, आ रहे थे, जा रहे थे। ऐसी स्थिति में गुंजा को अपने उस प्रेमी से, जो फूफा था, जो 60 साल का बुजुर्ग आदमी था, उससे बातचीत करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। और इसी बीच में ये प्लान करते हैं, जब 20 मई 2025 के बाद में जिनकी बातचीत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, तभी वो कहता है कि इनको मारना है और मारने के लिए पूरी प्लानिंग हो जाती है। प्लानिंग के लिए एक झारखंड की एक जगह लगती है, जिला लगता है गढ़वा। गढ़वा का ही एक कांडी जगह लगती है और कांडी का ही एक गांव लगता है थाना क्षेत्र का रामा बांध दुर्वा। वहां के रहने वाले 2 लड़के होते हैं, एक का नाम जयशंकर चौबे होता है, एक का नाम मुकेश शर्मा होता है। इनकी व्यवस्था की जाती है, यानी कि ये शूटर होते हैं और जो जीवन सिंह होता है इनकी व्यवस्था करता है। लड़की से कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने हस्बैंड का फोटो दो, ताकि उससे मैं इन शूटरों को दिखा सकूं और ये जाकर तुम्हारे घर की पैरवी करेंगे। अब शूटरों ने पैरवी करना शुरू कर दिया। इस घर के जो वड़गांव होता है उसके गांव के आसपास ये जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं। बस वो बार बार एक ही बात कह रहे थे गुंजा से कि किसी भी तरकीब से तुम अपने पति को घर से बाहर भेजो, उसके बाद हम इसका काम तमाम कर देंगे। अब ये 22 जून 2025 की बात है। वो गुंजा सिंह कहती है अपने पति से, प्रियांशु से, कि प्रियांशु मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है, एक काम करो तुम बाजार चले जाओ और मिठाई लेके आ जाओ। कुछ स्पेशल मिठाई का नाम भी बताया जाता है। अब यहाँ से प्रियांशु बाजार जाता है। जब बाजार जाता है तो उसे मिठाई मिल तो जाती है, लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और शूटरों को ये हत्या करने का एक मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उस दिन का प्रोग्राम तो फेल हो जाता है। लेकिन 23 तारीख को अचानक ही ये प्रियांशु अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बनारस में, जो कि उत्तर प्रदेश में, मुझे वहाँ जाना है किसी काम से और मैं 24 में लौट कर वापस आऊँगा। आप एक काम करना, तुम अपना ख्याल रखना, मैं घूम के आता हूँ। जब ये वाली बात आती है वो 23 को जाता है। 24 को जब वापस लौट कर आ रहा था तो पत्नी बार बार पूछ रही थी, आप कहाँ पहुँचे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। इसी तरह से करते करते लगातार फ़ोन पे बातचीत चल रही थी और बातचीत होने के दौरान ही वो तम पल पल की लोकेशन भेज रही थी। जैसे ही वो नबीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो शार्प शूटर जो थे, गोली चलाने वाले थे, वो पहले से ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, लेकिन वहां उन्हें मौका नहीं मिल पाता। और उस रेलवे स्टेशन से जैसे निकल के लगभग 3-4 किलोमीटर दूर आगे पहुंचे थे तो लैम्बो खाप मोड़ पड़ता है। वहां जाकर बाइक ओवरटेक करती है और जाकर पूछा जाता है कि वो देवराज बिघा की गांव जाना है, उसका आप एड्रेस बता सकते हो। और जैसे ही एड्रेस बताने के लिए प्रियांशु अपनी बाइक को रोकता है, एक के बाद एक 7-8 गोलियां चल जाती हैं। और जैसे ही गोली चलती हैं, उनका मकसद शार्प शूटर का सिर्फ और सिर्फ प्रियांशु उर्फ छोटू को मारना था। उसकी वो हत्या कर देते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जैसे ही इस गुंजा सिंह को हिरासत में लिया, पूरी कहानी सामने आ जाती है। गुंजा सिंह भी पकड़ी जाती है, साथ में दोनों शार्प शूटर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन फूफा अभी फरार चल रहे हैं। जब तक हमने ये कहानी आपको सुनाई थी तब वो फूफा फरार थे। फूफा को पकड़ने के लिए पुलिस ने लगातार दबिशें दे रही थी। और जो औरंगाबाद की जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी ने एक एसआईटी की टीम का गठन किया था और एसआईटी ने वाकई बड़ी खूबसूरती से जांच कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। वाकई पूरी टीम बधाई की पात्र है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से गुंजा सिंह ने अपने फूफा के साथ, वो भी उससे उम्र में दुगनी उम्र का आदमी था, जब वो 12 साल की थी तब उससे प्यार हो गया था। और ऐसे ही करते करते जब वो 27 साल की हो जाती है तब तक, यानी कि 15 साल तक इनका प्यार चलता रहता है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। इस घटनाक्रम से, इस कहानी से एक संदेश मिलता है, चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, बेटी को कभी दूसरे के घर पर नहीं छोड़ना चाहिए। बेटी को अपने ही घर पर रखना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए और उस पर नज़र भी रखनी चाहिए। क्योंकि समाज में बहुत सारे गिद्ध घूम रहे हैं, कोई फूफा के भेष में घूम रहा है तो कोई किसी और भेष में घूम रहा है। इसलिए बेटियों की सुरक्षा करना माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें फैयाज़ अहमद हैं, निशा शर्मा, विवेक कुमार, हरिराम,
चौधरी, करण पटेल, राकेश शर्मा, सुबोध कुमार, अफजल सैफी, अशफाक सैफी, शमसुद्दीन मलिक, विजय गोस्वामी, संतोष मुर्मू, मोहम्मद दिलशाद, जमील अहमद, आशुतोष कुमार, राहुल राजपूत, सुखपाल राजोतिया, संजीत कुमार, श्याम लाल गुज्जर, तौहीद अंसारी, उषा गुप्ता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।